तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम चैप्टर आप लोग को थोड़ा सा बड़ा लग सकता है क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है भी, ठीक है ना। तो इससे घबराइएगा मत, हम लोग प्रत्येक हेडिंग को एकदम विस्तार पूर्वक समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जैव प्रक्रम से ही, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या होता है, पहले इसका परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे कि वास्तव में जैव प्रक्रम होता क्या, ठीक है ना। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा यह होता है, यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अभी परिभाषा से अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब वह रक्षा प्रदान करेंगे, यानी मान लीजिए किसी भी सजीव के शरीर में होने वाले वह सभी प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं, क्रियाएं, यानी किसी भी सजीव के शरीर में होने वाली वह सभी क्रियाएं जो उस सजीव को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, जो उस सजीव को का देखभाल कर रही हैं, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। मान लीजिए अभी हमारे शरीर में प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उन सभी क्रियाओं को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में प्रेजेंट टाइम में जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो सभी क्रियाएं हमको क्या कर रही हैं, सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, हमारा देखभाल कर रही हैं, हमारा रक्षा कर रही हैं, ठीक है ना। यदि कोई भी क्रिया एक तरह से यानी काम करना बंद कर दें, अभी हम बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है कल ना बचे, ठीक है। तो इसलिए हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं एक तरह से हमको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, यानी हमको अनुरक्षण प्रदान कर रही हैं। उसको क्या बोलेंगे, अनुरक्षण प्रदान करना, मतलब सुरक्षा प्रदान करना, देखभाल करना, इसी को बोलते हैं अनुरक्षण, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। अब हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया चल रही है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में हम या आप कोई भी, चाहे बैठे रहिए चाहे खड़े रहिए, कैसे भी रहिए, आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होंगी। जैसे पाचन की क्रिया चल रही होगी, भोजन आप लोग ग्रहण किए होंगे तो भोजन पच रहा होगा ना, तो पाचन भी क्या हो गया, एक तरह से जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप लोग सांसों से ले रहे होंगे ना, ठीक है, तभी तो आप लोग को ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। आपके शरीर में जो भी ऊर्जा बन रहा है तो श्वसन के माध्यम से होता है, तो श्वसन भी क्या हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। क्या बताइए, ऊर्जा नहीं बनेगा तो आप जीवित रह पाएंगे नहीं, सांस नहीं लेंगे तो जीवित रह पाएंगे नहीं, तो श्वसन भी क्या हो गया, जैव प्रक्रम का हिस्सा हो गया, ठीक है। आपके शरीर में देखिए ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन, यदि मान लीजिए जिसको बोलते हैं परिसंचरण बोलते हैं, ठीक है। अब आपके शरीर में परिसंचरण ना हो, परिसंचरण मतलब रक्त का परिवहन ना हो, तो आप जीवित रह पाएंगे नहीं, इसलिए परिवहन होना बहुत जरूरी है। तो परिवहन भी किसका हिस्सा है, जैव प्रक्रम का हिस्सा। आपके शरीर में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ बन रहा होगा, ठीक है, का वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर में आपके रहेगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो हो सकता है आप मर भी सकते हैं। इसलिए उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन भी एक क्रिया है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, जैव प्रक्रम। तो देख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कुछ भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, वो सभी क्रिया हमारे शरीर को रक्षा प्रदान कर रही हैं, और जो सभी क्रिया हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोल देते हैं, जैव प्रक्रम बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा समझ लिए कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, ठीक है, क्या अनुरक्षण प्रदान करते हैं, उन सभी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, अब इसको विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ देते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहली क्रिया आती है जिसको बोलते हैं कौन जी, पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण। अब पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, यानी सभी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण। यानी सजीवों द्वारा भोजन या फिर कोई भी पोषक तत्व, ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया को पोषण बोलते हैं। मान लीजिए हम लोग जो कुछ भी खाते हैं एक तरह से क्या कह लीजिए कौन सी करते हैं, पोषण होता है हम लोग का, ठीक है। यानी हम लोग खाना पीना खाते हैं, यानी उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो पोषण भी क्या होगा, एक तरह से जैव प्रक्रम का हिस्सा। का खाएंगे तभी तो हम लोग जीवित रह पाएंगे, जीवित रहेंगे तभी तो हम इसी को बोलते हैं अनुरक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो पोषण भी क्या हो गया, जैव प्रक्रम का पहली प्रक्रिया हो गया, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, ठीक है, पहला पोषण हो गया। दूसरा देखिए श्वसन। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा होगा, बस हम आपको समझा देते हैं। श्वसन क्या होता है, हम लोग जो कुछ भी खाए हैं, ठीक है, खाए होंगे पहले, फिर उसका पाचन हुआ होगा, यानी जो कुछ भी खाते हैं हम लोग तो जटिल कार्बनिक यौगिक रहता है। आगे पढ़ेंगे जटिल सरल क्या होता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। जो कुछ भी खाते हैं हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिक रहता है, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। अब उसको पाचन के माध्यम से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं,
सरल कार्बनिक पदार्थ मतलब जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में इसको बदल लेते हैं। अब ग्लूकोज जब हम लोग के अंदर पच के हो जाता है, मतलब भोजन का पाचन हो करके ग्लूकोज में बदल जाता है वो, अब उस ग्लूकोज के माध्यम से हमको ऊर्जा बनाना है। उस ग्लूकोज से क्या बनाना है? ऊर्जा। तो ऊर्जा कब बनेगा ग्लूकोज से? जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना, उस सांस के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो ऑक्सीजन क्या करता है? उस ग्लूकोज को तोड़ेगा। उस ग्लूकोज को जब तोड़ेगा, ग्लूकोज का दहन करेगा, एक तरह से ग्लूकोज को जलाएगा। जब ग्लूकोज को जलाएगा तो इसको कौन सी मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो देख रहे हैं ऊर्जा कब मिला? जब हम लोग सांस लिए तब, यानी इसको बोलते हैं कौन चीज? श्वसन। श्वसन के माध्यम से क्या मिलता है? ऊर्जा। अभी हम लोग ऊर्जा कैसे बनता है, श्वसन क्या होता है, उसको जब श्वसन वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसी जैव प्रक्रम वाले में, तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं खाली, ठीक ना। बताइए, यानी सजीवों द्वारा कौन सी भोजन से, भोजन यानी ग्लूकोज से, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? श्वसन। तो श्वसन देखिए क्या हो गया, ये भी जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तीसरा कौन सी? उत्सर्जन, ठीक है। कौन सी? उत्सर्जन की क्रिया, ये भी जैव प्रक्रम। क्यों? हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको शरीर से बाहर निकालना है, ये भी क्या है? उत्सर्जन। अब कोई कौन कौन अपशिष्ट पदार्थ बनता है? जैसे मान लीजिए आपके हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर में, ठीक है, एक बहुत विषैला गैस अमोनिया बनता है, ठीक है। ये अमोनिया आपके शरीर में ज़्यादा समय तक रहेगा तो आपको बीमार कर देगा, आपका जान भी जा सकता है। बहुत ही विषैला गैस है, ठीक है। हमारे शरीर में एक अंग है जिसको बोलते हैं लीवर, ठीक है ना। लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, ठीक है ना। इस तरह से यूरिया हमारे शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रहता है, तब पर भी नुकसान नहीं करता। यदि अमोनिया उसके स्थान पर ज़्यादा समय तक रहेगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए लीवर क्या करता? अमोनिया को पकड़ के यूरिया में बदल देता। और यूरिया को हमारा किडनी क्या करता? फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है यूरिन के माध्यम से। इस तरह से देख रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है ना। ये भी क्या होगा? जैव प्रक्रम। क्यों? क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा तभी तो हमारे शरीर का अच्छा हो पाएगा, अन्यथा बीमार पड़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है। अब परिवहन, हम जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लिया अभी हम लोग जो खाना खाए थे, खाना मतलब जो पचा होगा भोजन, वो किस में पचा होगा? ग्लूकोज बना होगा उसका, ठीक है ना। अब उस ग्लूकोज को पूरे कोशिकाओं में लेके जाना है, तो पूरे कोशिकाओं में जब लेके जाएंगे तो किसके माध्यम से लेके जाएंगे? परिवहन के माध्यम से, ठीक है ना। तो बताइए, हमारे शरीर में जो कुछ भी खाद्य पदार्थ होगा या फिर कोई भी हार्मोन हो गया, ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना रहेगा, तो उसके लिए कौन सी चाहिए? परिवहन तंत्र चाहिए, ठीक है ना, जिसके माध्यम से परिवहन हो सके। अभी आगे हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि परिवहन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आता है, ठीक है ना, कि धमनी, शिरा, हृदय, लसिका, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर के कितने घटक होते हैं सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। बस अभी यहाँ यह समझिए कि परिवहन भी किसका हिस्सा है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ठीक है ना। तो परिवहन भी। अब बताइए जनन। अब जनन भी क्या है? एक तरह से जैव प्रक्रम का हिस्सा है। कैसे? अब बताइए, किसी भी जीव का, कोई भी जीव है, वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जनन करना पड़ेगा। जनन यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन। कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा तभी तो उस जीव का अस्तित्व बना रहेगा इस पृथ्वी पे, अन्यथा अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। का समाप्त हो जाएगा तो उसको अनुरक्षण बोलेंगे? नहीं, अनुरक्षण उसको भी बोलेंगे जब का जीवों का अस्तित्व बचा रहेगा, उसी को तो बोलेंगे कौन सी? अनुरक्षण। तो जीवों का अस्तित्व बचे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीव को जनन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनन भी एक तरह से कौन सी है? जैव प्रक्रम का ही एक भाग है, ठीक है। अब देखिए, सभी सजीव पर्यावरण से संवेदनाएं भी ग्रहण करते हैं, ये भी जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा है। अब बताइए, संवेदनाएं ग्रहण करने का मतलब ही होता है सभी सजीव पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करके अपने आप को उस पर्यावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक, ताकि वह लंबे समय तक क्या हो, मतलब जीवित रह सके। जैसे मान लीजिए हमारे देश में देख लीजिए, कभी ठंडी होता, कभी गर्मी होता, कभी बरसात होता है, तो हम ही लोग देखिए ठंडी के अनुसार ढल जाते हैं, गर्मी में गर्मी के अनुसार ढल जाते हैं, बरसात में बरसात के अनुसार ढल ले जाते हैं, तभी तो हम लोग का जीवन क्या है? बचा हुआ है। अब बताइए, ठंडी में आप गर्मी के हिसाब से घूमने लगे शर्ट पहन करके, मार देगा लकवा। हाँ, गर्मी में रजाई ओढ़ कर घूमिए, मार देगा, मतलब गर्मी से मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको पर्यावरण के हिसाब से ढलना पड़ता है, पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करके हमको ही नहीं, सभी सजीवों को, कोई भी पृथ्वी पे जो भी जीव हैं उन सभी को पर्यावरण के हिसाब से ढलना पड़ता है। इसको बोलते हैं पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करना, ठीक है ना। सभी सजीव पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करते हैं, ठीक है ना।
ताकि वह अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल सकें। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम का ये एक भाग है। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसका सारांश निकाल लेते हैं, उसको शॉर्टकट में 1 मिनट में बता देते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, ठीक है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, परिवहन तंत्र आता है, ठीक है, जनन आता है और पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करना भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। और सभी क्रियाएं हमारे शरीर में जो कुछ भी होती है ना, सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये सब जो बताए हैं ना, ये मुख्य रूप से हैं, ये मेन है। ये ना हो तो जीवन समाप्त, जीवन लीला खत्म, ठीक है ना। इसलिए इन सभी प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम। अब बताइए, अभी तक जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं सब आपके सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये सब तो आप अपनी मर्जी से भी पढ़ सकते हैं। क्या आप पढ़ के सुनाए एक लाइन है, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, ये लिख करके इसलिए लिखाते हैं ताकि यार यहाँ टाइम का बचत हो सके, ठीक है। यदि मान लीजिए लिखेंगे तो 10 मिनट वाला 30 मिनट तक चला जाएगा टाइम, ठीक है, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए हम लिखना नहीं चाहते, सब कुछ लिख करके लाते हैं ताकि आपको, ठीक है, मतलब विश्वास हो सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी किताब से जाकर मैच करा लीजिएगा, आपको कुछ भी गलत नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है ना। यानी हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, 5-6 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो आपको कुछ गलत नहीं मिलेगा। देखिए अब कई तो पढ़ के सुना भी देते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ाएं सब कुछ वही सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तभी लिखवाएं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत देखिए होने वाले प्रमुख क्रियाएं, पहला कौन सी है? पोषण। पोषण क्या हो गया? सभी सजीव भोजन, ठीक, सभी सजीव भोजन करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? पोषण। ये बताएं, जो कुछ भी खाते पीते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोषण। दूसरा कौन सी? श्वसन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त, कौन सी प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि बढ़ के सुनाना, ठीक है ना। चलिए तीसरा कौन सी है? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। आपको बताएं विस्तार से, ठीक है। परिवहन। पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परिवहन। बताएं, हमारे शरीर में किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना रहेगा तो उसको किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? परिवहन के माध्यम से, ठीक है। जनन। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? जनन बोलते हैं। अभी बताएं, अपनी जात के विस्तार के लिए यानी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनन। तभी तो जात का विस्तार होगा, तभी तो अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। सभी सजीव पर्यावरण से क्या ग्रहण करते हैं? संवेदनाएं, ताकि अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल सकें, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कौन सी? जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक ना। हमारे शरीर में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अब उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक ना। इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी सजीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कोई भी सजीव है, उसके सजीव के शरीर में जो भी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। अब यह जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी भी सजीव के शरीर में होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं अपचयी क्रियाएं और दूसरे वाले को बोलते हैं उपचयी क्रियाएं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटाबोलिक, एक को बोलते हैं एनाबोलिक, ठीक है। यानी हम लोग इंग्लिश पे नहीं ध्यान देंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रासायनिक जैव रासायनिक क्रिया क्या होता है? तो अपचयी क्रियाएं। दूसरा क्या होता है? उपचयी क्रिया है। अब अपचयी क्रिया क्या होता है इसको चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक। तो अपचयी क्रिया यानी ऐसी क्रिया है जिनमें जटिल कार्बनिक अणु टूट टूट करके सरल कार्बनिक अणु में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब कौन सी बोलते हैं? अपचयी क्रियाएं। यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु टूट टूट करके सरल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के क्रियाओं को क्या बोलते हैं? ठीक ना, अपचयी क्रियाएं। जैसे करके हम कह दिए पाचन और श्वसन, ये दोनों जो क्रियाएं हैं ना, ये अपचयी क्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो उस खाने का पाचन होता है ना, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट रहे, चाहे वसा रहे, चाहे प्रोटीन रहे ना, ये सब कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। अब जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, जब हम लोग खाते हैं तो पाचन के माध्यम से ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं।
उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? सरल कार्बनिक अणु। तो देख रहे पाचन के माध्यम से जटिल वाला सरल में बदल गया, यानी कोई भी जटिल कार्बनिक अणु है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, अपचयी क्रिया। तो अपचयी क्रिया में क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके सरल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी क्रिया हो जाएंगी? तो पाचन और कौन सी? श्वसन। ठीक है, पाचन में भी देखिए भोजन हम जो लोग ग्रहण करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और श्वसन में क्या होता है? और जो ग्लूकोज हम लोग खाए रहते हैं, मतलब पचा रहता है, अब उस ग्लूकोज को क्या करते हैं? ऑक्सीजन के माध्यम से और तोड़ते हैं और उसका दहन करते हैं। वहां पर भी तो देख रहे हैं, यानी बड़े से छोटे में परिवर्तित हो रहा, इसलिए वहां पर भी कौन सी हो जाएगा? अपचयी क्रिया। दूसरा कौन सी है? उपचयी क्रिया, इसी का उल्टा। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया है जिसमें छोटे यानी सरल कार्बनिक अणु मिल करके जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, या फिर जिसमें सरल कार्बनिक अणु मिल करके किसका? जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं, यानी बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपचयी क्रियाएं। अब उपचयी क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी अक्रिया है? उपचयी अवक्रिया है। इसमें क्या होता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, यानी जो भोजन बनाएंगे यानी कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है, जिसको स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्च होता है वो क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु होता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। वो किससे बनाते हैं सब लोग? पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? सूर्य का प्रकाश रहेगा, उनके अंदर क्लोरोफिल रहेगा, जमीन से जल लेंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे, सबको मिला करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। इसके द्वारा देखिए जो भोजन का निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा यानी स्टार्च का निर्माण होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल कार्बनिक अणु। ठीक है, यानी सिंपल सी बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को तो ग्रहण करते हैं, अब वो ग्लूकोज क्या करते हैं? पौधे अपने अंदर कुछ ग्लूकोज इकट्ठा कर देते हैं। वो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन वो जो स्टार्च रहता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ये कैसा रहता है? जटिल कार्बनिक अणु होता है। तो देख रहे प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? उपचयी अभिक्रिया। और एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो फैट यानी वसा का निर्माण होता है ना, ये भी किस क्रिया के द्वारा होता है? उपचयी। वसा क्या होता है? यानी बहुत सारे छोटे छोटे वसी अम्ल होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे वसी अम्ल के अणु जब आपस में बहुत सारे मिल जाएंगे ना, तो एक बड़ा अणु बन जाएगा, उसी को बोल देंगे कौन सी? वसा। ठीक है, यानी वसी अम्ल बहुत सारी जब आपस में मिलते हैं तो एक वसा का निर्माण हो रहा है। तो देख रहे हैं छोटे छोटे मिलके बड़े का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयी अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोटीन प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, इसमें भी कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयी अभिक्रिया, यानी उपचयी क्रिया होती है। कैसे? यानी जो प्रोटीन होता है ना वो किससे मिलके बना होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिल करके एक बड़ा सा अमीनो अम्ल बना देंगे, यानी एक बड़ा सा यौगिक बनाएंगे, उसी को बोलेंगे कौन सी? प्रोटीन है। तो देख रहे हैं छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिल करके बड़ा सा यौगिक बना दिए, बड़ा सा अणु बना दिए, उसी को बोलते हैं कौन सी? प्रोटीन बोलते हैं। तो देख रहे हैं छोटे छोटे मिल करके बड़ा वाला बना रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये भी उपचयी क्रिया का एग्जाम्पल है। और देख लीजिए न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आरएनए और डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, ये भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, आपस में जुड़ करके बड़ा सा बना देंगे, इसी को बोलेंगे कौन सी? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो बनता है ना, ये भी किस क्रिया द्वारा? उपचयी क्रिया द्वारा। इसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है, ठीक है, जो क्या होती हैं? जो छोटे छोटे अणु मिल करके बड़े अणु का निर्माण करेंगे। नहीं, सरल से किसका निर्माण होगा? जटिल का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी? उपचयी क्रिया। ठीक है, वही सब देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ। जैव रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जीव के शरीर के में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अपचयी, दूसरा उपचयी, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। ठीक है, अपचयी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इन अभिक्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु देखिए टूट करके छोटे में बदलेंगे तो अपचयी। इसमें देखिए इन अभिक्रियाओं में सरल कार्बनिक अणु कौन सी? जुट करके यानी मिल करके यानी संश्लेषण द्वारा कौन सी बनाएंगे? जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपचयी क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को अपचयी और उपचयी क्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण की विधियां क्या होती हैं, पोषण के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं।
तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि पोषण क्या होता है, यानी पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहले पोषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सजीव है, सजीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करना, प्राप्त करने मतलब ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब यह पोषण क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है पोषण, इसको समझ लीजिए। हम जानते हैं कि कोई भी जीव रहे, चाहे हम ही लोग रहे या फिर कोई भी जीव रहे, ठीक ना, उसको कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। यदि मान लीजिए हम अभी मान लीजिए कोई काम ना करें, एक स्थान पे बैठे रहें, फिर भी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा किस लिए चाहिए, हमारे शरीर में भी तो बहुत प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं 24 घंटे, तो उन क्रियाओं को भी तो करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, ठीक ना। तो वो ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो हम ऊर्जा मिलेगा पोषण के माध्यम से। हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे तो उसके माध्यम से हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। या फिर मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, बहुत सारे उत्तक हैं, ठीक ना। इन कोशिकाओं या फिर उत्तकों में कुछ टूट फूट हो जाए तो उसका मरम्मत भी तो करना पड़ेगा। तो उसका मरम्मत कब हो पाएगा, जब हमारे शरीर के पास क्या होगा, ऊर्जा रहेगा। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषण के माध्यम से। मान लीजिए हमारे शरीर को क्या होना चाहिए, हमारे शरीर को वृद्धि करना है, वृद्धि करके यानी थोड़ा सा बड़ा होना है। तो बताइए ये बढ़ेगा कब, जब पोषण हमारे शरीर को मिलेगा, तभी हमारे शरीर का क्या होगा, विकास होगा। मान लीजिए हमारे शरीर को क्या करना है, बाहर से वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता चाहिए हमारे शरीर को। तो प्रतिरोधक क्षमता कब मिलेगा, बढ़ेगा, जब हमको बाहर से कौन सी मिलेगा, पोषण अच्छे से मिलेगा, तभी हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का होगा, बढ़ पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए पोषण की बहुत ज़्यादा उपयोगिता हमारे शरीर के लिए, इसलिए पोषण हमको क्या है, आवश्यक है, करना ही तो करना, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त यानी ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। अब देख लीजिए, हम जानते हैं पोषण में हम लोग भोजन के रूप में हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं ना, ठीक ना, तो जो कुछ भी हम लोग ग्रहण करते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक एक तरह से होता है, ठीक ना। जो कुछ भी मान लीजिए हम लोग खाते पीते हैं वो एक तरह से जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, उसको पाचन के माध्यम से हम लोग बदलते हैं सरल कार्बनिक यौगिक में, ठीक है। और सबसे सरल कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज को माना जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, भाषा में समझ लीजिए, ग्लूकोज मतलब चीनी। चीनी जो होता है ना, वो क्या होता है, सरल कार्बनिक यौगिक होता है, सरल कार्बनिक अणु होता है, ठीक है। अब जब सरल कार्बनिक अणु बदल जाता है, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल वाले में बदल जाता है, तो सरल वाला जो होता है हमारी कोशिकाओं में अच्छे तरीके से अवशोषित हो जाता है, ठीक है। हमारी कोशिकाएं उसका उपयोग करके क्या बना देती हैं, ऊर्जा। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, उससे ऊर्जा का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे सरलतम रूप यानी भोजन का सबसे सरलतम रूप क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। अब बताइए, जो कुछ भी हम लोग पोषण के रूप में खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या क्या मिल सकता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे प्रोटीन होगा, चाहे वसा होगा, ठीक है, या फिर कुछ खनिज लवण होंगे, या फिर विटामिन होंगे, या फिर जल होगा। यही सब तो पोषक तत्व उसमें प्राप्त होंगे। यानी जो कुछ भी हम लोग पोषण के रूप में खाद्य सामग्री खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, ठीक है, और जल, खनिज लवण, यही सब प्राप्त पाए जाते हैं। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अभी पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे शरीर को, पोषण की क्या क्या उपयोगिता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, पोषण की पहली उपयोगिता ये है, यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं, हम अभी आपको बताए भी हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन से, ठीक है। भोजन ग्रहण करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, पोषण, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की उपयोगिता पड़ती है। जब हम लोग कुछ खाते हैं, खाकर जब उसको पचाते हैं, पचा करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उस ग्लूकोज का क्या होता है, अपचयन होता है, तो वहाँ से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो बताइए, हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा बताइए, दूसरा उपयोगिता क्या होती है पोषण की, ठीक है, दूसरी आवश्यकता क्या पड़ती है। तो अच्छा बताइए, हमारे शरीर में, शरीर के विकास के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, जब अच्छे से खाएंगे पिएंगे तब अच्छे से हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, अच्छे से हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। अब बताइए, जब ऊर्जा मिलेगा ना, उसी के साथ साथ हमारा जो कोशिका के अंदर, ठीक है ना, जो जीव द्रव्य होते हैं ना,
जो कोशिका द्रव्य बोली या फिर कौन सी जीव द्रव्य होते हैं उनकी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। मान लीजिए कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है ठीक है उसकी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। जब जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगा तो कोशिका क्या होगा, बड़ा होगा। जब कोशिका बड़ा होगा तो हमारा शरीर का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब बताइए जब कोशिका बड़ा होगा तो बड़ा होकर के कोशिका विभाजन भी हो जाएगा ठीक है। कोशिका विभाजित होकर के एक कोशिका से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इस तरह से कोशिका विभाजन जितना ज्यादा होगा बताइए हम लोग का शरीर उतना ज़्यादा विकास करेगा। तो देख रहे हैं पोषण के माध्यम से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण कोशिका विभाजन हो रहा। कोशिका विभाजन हो रहा तो हमारा शरीर का होगा हमारे शरीर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ठीक है। दूसरी उपयोगिता हो गया। तीसरी उपयोगिता देख लीजिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं हमको चोट वोट लग जाता है, उस चोट की मरम्मत के लिए भी हमको पोषण की आवश्यकता होती है ठीक है। अब पोषण की आवश्यकता कैसे होती है, हम जानते हैं कहीं चोट वोट लग जाएगा तो वहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे। अब यहाँ पर नई कोशिका बनाने के लिए फिर हमको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर की यहाँ पर जो कोशिकाएं ठीक है उसमें नई कोशिकाएं बनेंगी, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 बनेंगे। इस तरह से हमारा घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा ठीक है। इस तरह से क्या होता है, यानी हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है उसके मरम्मत के लिए भी हमको किसकी, पोषण की आवश्यकता पड़ती है ठीक है। अब अगली आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या आवश्यकता पड़ती है इसको समझिए। हमारे शरीर को बाहर से जो भी वायरस होते हैं उनसे बचाने के लिए हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम लोग संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे ना तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी यानी बाहर से जो भी वायरस आएंगे उनसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर ज़्यादा आ जाएगी। कब, जब हम लोग अच्छे से पोषण करेंगे तब। अच्छे से पोषण मतलब संतुलित पोषण, यानी संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग बाहर से वायरस जो भी आएंगे उससे हमारे अंदर जो भी ठीक है प्रतिरोधक क्षमता रहेगा उनको क्या करेगा, खत्म कर देगा, जिससे हम लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो इस तरह से पोषण की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोषण का परिभाषा लिख दी है, यहाँ पर पोषण की क्या लिख दी है, उपयोगिता लिख दी है। चलिए इसको एक बार पढ़ करके आपको सुना देते हैं, समझा देते हैं। देखिए पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व तो प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। पोषण एक ऐसा यौगिक है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। भोजन क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे साधारण भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है ठीक है। भोज्य पदार्थ के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा कौन सी जल, इन्हीं सब का उपयोग करते हैं। ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अच्छा बताइए पोषण की आवश्यकता या फिर उपयोगिता क्यों पड़ती है, वही आपको बताएं। समस्त जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है ठीक है। भोजन से जीव द्रव्य की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगी तो कोशिका बढ़ेगा तो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा तो हमारे शरीर का भी क्या होगा, वृद्धि होगा। देख लीजिए हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और उनके ऊतकों में होने वाली टूट फूट की क्या होती है, मरम्मत। अभी आपको बताया शरीर में कहीं चोट लग जाएगा तो उसकी मरम्मत भी किसके माध्यम से होती है, तो इसी पोषण के माध्यम से होती है ठीक है। अभी बताएं संतुलित भोजन करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो हम लोग बहुत कम बीमार पड़ेंगे ठीक है। तो देख रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पोषण की आवश्यकता पड़ती है ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, यानी पोषण पढ़ लिए हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण ठीक है। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या होता है, किससे किससे मिलके बने होते हैं ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।